ओके जी, तो आज हमने शुरू करना है लेट रेनेसांस भी जिसको कहा जाता है। इसको यानी कि दोबारा से रेनेसांस भी आया था, इस वाले से भी इसको सेकंड रेनेसांस भी कहा जाता है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक्चुअली रेनेसांस था, जिसमें कि मतलब जो एलिज़ाबेथन एज थी, जिसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, वो हमने कुछ पढ़ा था। उसमें से कुछ हमारा 2 राइटिंग्स हमारी रह गई थी, आज उनको हम देख लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है जैकोबिन कैरोलाइन एज जो है ना, वो हम शुरू करते हैं। प्यूरिटन एज भी इसमें आ जाएगी। तो लेट वी सी कि हम कितना कवर कर सकते हैं आज, क्योंकि काफ़ी इसमें 3 एजेस है ना, उनको कंबाइन किया जाता है। तो आप लोगों में से आप लोग मुझे लगता है टेस्ट देने से ना डरते हैं आप लोग, तो ओके जी, ये हमारा जो द मर्चेंट ऑफ वीनस जो है, ये इसका फिफ्थ प्ले है जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द पेन ऑफ शेक्सपियर। एंड इट वाज परफॉर्म्ड इन 1605 और 1605 यानी कि जेम्स वन का टाइम था ये। तो यानी कि एलिज़ाबेथ 1603 में तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब जेम्स वन जो है उसने इनको पैट्रनेज किया था। आपको पता है कि उस टाइम पे ये एक होता था स्टाइल था, ये एक ट्रेंड था कि आमतौर पर जो रॉयल लोग होते थे, रॉयल्टीज़ होती थी, या उसके अलावा जो अमीर लोग होते थे, वो कोई ना कोई जो होते थे ड्रामाटिस्ट वगैरह या जो इस तरह के एक्टर्स होते थे, मतलब उस तरह से ऐसा सच नहीं कंडीशन में हुआ करती थी। क्योंकि अभी उससे पहले आपको पता है कि ड्रामा जो था वो चर्च में परफॉर्म किया जा रहा था। तो अब नॉर्मल एज में वो थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी उस कंडीशन में नहीं आया था जिस कंडीशन में आज हम इसको देखते हैं, जिस कंडीशन में शेक्सपियर का हमारे पास था। ठीक है, तो उस वजह से जो है ये इसमें यानी कि हमें पैट्रोनेज का जो है ना वो ट्रेंड ज़्यादा नज़र आएगा। अब उस टाइम पे जो इस जेम्स वन जो है उसने फिर जो इनकी पार्टी थी, शेक्सपियर की पार्टी, पहले वो काफ़ी सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद अब वो पहुंच चुकी थी कि उसका नाम बनना था द किंग्समैन यानी कि बादशाह के आदमी ये लोग हैं। तो उसके जो पैट्रोनेज में ये ड्रामा जो था, ये द मर्चेंट ऑफ वीनस जो है ये परफॉर्म किया गया था। और सेटिंग जो हमें इस प्ले में दिखाई जाएगी, इस ड्रामा में दिखाई जाएगी, दैट इज़ वीनस एंड बेलोमंट। और ये दोनों इटली की जगह हैं, और इसी वजह से मतलब इसको द मर्चेंट ऑफ वीनस भी कहा जाता है कि वीनस इसमें जगह का नाम। इसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट इसमें जो है कि इसमें सबसे बड़ी जो हमें इशू नज़र आएगा वो ये है कि एंटोनियो जो है उसको उसने एक लोन ले लिया है। तो अब जो है उस लोन को जो है वो कैसे रिज़म किया जाएगा, उसके हवाले से जो काफ़ी सारी जो है ना हमें इसमें स्ट्रगल नज़र आएगी। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। शाइलॉक है, शाइलॉक जो है ये ज्यू है जिससे कर्ज लिया जाता है, और जेसिका जो है ये ज्यूश गर्ल है, ये इसकी बेटी है। ये कैरेक्टर्स आई थिंक कि आप लोग पढ़ लेंगे। स्टोरी हम इसकी थोड़ी शुरू कर लेते हैं। एंटोनियो जो है ये इसमें हमारा जो मर्चेंट है, तो एक्चुअली जो कहानी है वो इसी मर्चेंट के गिर्द घूमती है, शाइलॉक के गिर्द नहीं घूमती, एंटोनियो के गिर्द घूमती है। आमतौर पे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आइदर इट इज़ शाइलॉक और एंटोनियो, तो एंड दैट इज़ एंटोनियो, क्योंकि जो है ये एक बड़ा बेहतरीन करैक्टर इसमें दिखाया गया है। तो थीम्स इसमें सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस लव जो है कि इंसान जो है अपना ऐसी कंडीशंस में आ जाता है कि उसको दोनों के दरमियान फ़ैसला करना पड़ता है कि इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ। उसके अलावा जो इसमें मर्सी दिखाई गई है, तो फ्रेंडशिप इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। वेल्थ का डेफिनेटली इसमें सारा करेक्टर वेल्थ का इसमें नज़र आ रहा है। रिवेंज भी इसमें दिखाया गया है। और एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जो है प्रेजुडाइस है या एंटीसिमेंटिज्म है। तो ये टर्म मैंने आप लोगों से पूछी थी जब हमने शेक्सपियर का द ज्यू ऑफ माल्टा शुरू किया था ना, तब मैंने आपसे पूछा था कि मुझे उस टर्म का नाम बताना है आपने, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया था। तो फिर मैंने इसको खुद ही इसमें शामिल किया। एंटीसिमेंटिज्म जो है ना कहते हैं ये स्पेशली जो रेसिज्म होता है ना जूज़ के हवाले से, उसको ये कहा जाता है। हर किस्म के प्रेजुडाइज के लिए हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, स्पेशली ये यूज़ करते हैं जूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब एक्ट वन में क्या होता है? एक्ट वन में ये है कि एंटोनियो जो है वो परेशान है, क्योंकि उसकी जो शिप्स हैं, जो बहरी जहाज़ हैं उसके उसके जिसमें उसका माल वगैरह आना था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है।
तो उसी दौरान जो उसका दोस्त है बेसेनियो, वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक लोन चाहिए ताकि जो अपनी उसकी पोर्शिया जो है उसकी एक वेल्दी ब्लव्ड है उसको वो ट्रीट करना चाहता है बेहतरीन तरीके से। तो लेकिन उसको अभी तक सॉरी वो अभी उस दोस्त से मांगता है, उसका दोस्त उस बड़ा अच्छा होता है, वो कहता है कि तुम जाओ और सिटी में किसी से भी मेरे नाम से कर्ज़ा ले लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो वो जो है वो जो बेसेनियो है वो पहुंचता है शाइलॉक के पास। शाइलॉक इज़ अ जूश मर्चेंट। तो अब यहाँ पे एक और सीन भी हमें इस एक्ट में दिखाया जाता है बेलामोंट में। दो जगहों का सीन दिखाया है। वेनिस में क्या हो रहा है कि एंटोनियो और बेसेनियो जो हैं इनको कर्जे में वो दिखाया गया है कि वो उससे अपने लिए लोन मांग रहा है, और जो बेलामोंट में हमें दिखाया जा रहा है कि पोर्शिया जो है उसकी जो उसकी नेरसा जो उसकी मेड है उसके साथ वो बातचीत कर रही है कि जो उसके बाप ने उसके लिए एक स्ट्रेंज सी विल तैयार की हुई है, 3 जो कैस्केट्स हैं उनको ओपन करने की, उसके बारे में वो डिस्कशन कर रही होती हैं एक्ट 1 में शॉर्ट में। अब एक्ट 2 में क्या होता है कि जो बेसेनियो है वो शाइलॉक के पास जाता है और उससे वो मनी लेता है, उससे वो पैसे मांगता है कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शाइलॉक है वो उससे कहता है मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन वो मजाक के तौर पे उसे ये कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे वापस ना कर पाए तो मैं एंटोनियो के बिहाफ पे तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो तो मैं एंटोनियो का जो ब्लड है, सॉरी जो 1 पाउंड फ्लैश है उसका, जो उसका 1 पाउंड गोश्त है वो लूँगा। तो इस पर वो अग्री हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जस्ट एक मतलब मजाक है। तो एक्ट 3 में अब जो होता है कि जो शाइलॉक एक सर्वेंट है, वो क्या करता है कि जो उसकी सॉरी शाइलॉक की जो बेटी है जेसिका, तो वो अपने यानी कि घर को छोड़ना चाह रही है। तो यहाँ पे वो जो उसका मतलब अपना बिलव्ड होता है उसके साथ वो असल में जाना चाह रही है, उसके साथ जाना चाह रही है शादी करने के लिए। तो यहाँ पे एक्ट 3 में जो है मेन स्टोरीज की यही दिखाई जाती हैं कि वो अपने बिलव्ड सॉरी अपने लवर के साथ शादी करना चाह रही है और वो अपने घर को छोड़ना चाह रही है। एक्ट 4 में इसका जो एक्ट 2 का ही जो पार्ट 2 है उसमें क्या होता है कि उसका जो एक्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि जो शाइलॉक की बेटी होती है जेसिका जो होती है वो चली जाती है, ज़ाहिर काफ़ी अमीर बाप है इसका, मर्चेंट है, तो वो अपनी दौलत वगैरह लेके उसके साथ चली जाती है। तो यहाँ पे उसको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये मतलब मेरे बेटे मेरे साथ क्या किया है। तो यहीं पे जो है जो बेसेनियो है वो भी जाता है बेलमोंट वो जाता है अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए। वहीं पे उसकी जो बिलव्ड है वो भी रह रही है, ठीक है। तो अब उसकी बिलव्ड भी वहीं पे रह रहती है, पोर्शियो भी, और अभी जो इसकी बेटी है ज्यू इसकी शाइलॉक की, ये भी वहीं पे चली जाती है, ठीक है। अब ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाया जाता है एक्ट 3 में कि बेलमोंट जो है उसका जो एक प्रिंस आता है, वो मतलब ये लड़की ज़ाहिर काफ़ी अमीर भी है और ख़ूबसूरत भी है, तो अब लिहाजा इसकी जो विल है उसको चेस करने के लिए एक प्रिंस आता है मोरक्को से, और वो भी जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी नहीं होता। तो वो क्या करता है कि जो प्रिंस है मोरक्को का वो गोल्डन कैस्केट चूज़ करता है, और जो प्रिंस है अरागोन का वो चूज़ करता है सिल्वर, लेकिन कोई भी उसको हल नहीं कर पाता। तो यहीं पे जो है वो बेसेनियो जो है वो भी वहाँ पे चला जाता है अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए। एक्ट 4 में क्या होता है कि शाइलॉक जो है उसको पता चलता है कि उसकी जो बेटी जेसिका होती है, तो वो उसकी जो मनी वो लेके गई थी वो चुरा ली गई है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि यानी कि अब जिनकी कंडीशन थोड़ी वो ख़राब होना शुरू हो गई है, तो एंटोनियो जो है उसकी जो रकम होती है ज़ाहिर वो नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे वो जो है शाइलॉक जो है वो अग्री हो जाता है कि यानी कि वो अब इस चीज़ में है कि मैं जो एंटोनियो है उसका ब्लड दूंगा, 1 पाउंड ब्लड दूंगा। तो अब बेलमोंट में जो है ये यानी कि शाइलॉक अभी जो है वो बेलमोंट नहीं गया है, बेलमोंट में भी बेसेनियो ही है। अब बेसेनियो जो है वो यहाँ पे वो जो विल है उसके बाप की, वो जो लीड का होता है ना, जो लेड का कैस्केट होता है वो उसको खोल लेता है, और यहाँ पे उसकी जो शादी होती है वो उसके पोर्शिया के साथ इसकी शादी हो जाती है, और वो फिर रिंग्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि जो एंटोनियो के जो शिप्स थे वो कहीं खो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो शाइलॉक है वो अब कहता है कि मैंने अपनी जो
एक बॉन्ड मैंने क्रिएट किया था कि मैं उसका ब्लड लूँगा, वो उसके लिहाजा उसके लिए मुझे परमिशन दी जाए। तो यहाँ पे फिर अब जो वेनस में ये सब कुछ एक बड़ी सख्त कंडीशन चल रही होती है, ज़ाहिर एक पौंड गोश्त देना कोई छोटी बात तो नहीं है। जो लोग परेशान होते हैं तो तभी जो है एक लॉयर आता है, बलजार के नाम से, बलजार नाम का एक लॉयर आता है अपने असिस्टेंट के साथ और वो क्या करता है कि वो कहता है कि ठीक है, तुम उसका ब्लड लेना चाहते हो ले लो, लेकिन वेनस की ज़मीन पे किसी क्रिश्चियन का एक ब्लड का कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। और वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि अगर एक भी इसका ब्लड का ड्रॉप एक भी गिरा तो जो आपकी सारी जायदाद है, शायला को कहा जाता है कि तुम्हारी जितनी भी जायदाद है वो जब्त कर ली जाएगी। तो अब यहाँ पे वो फिर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनका रूल था कि क्रिश्चियन जो हैं उनका ब्लड वो नहीं बहाया जाएगा, इस तरह करके उन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे जो शायलाओ का मजबूरन उसको स्टेप बैक लेना पड़ता है और वो ब्लड नहीं लेता है, सॉरी फ्लैश नहीं लेता है। तो अब यहाँ पे जो उसको फिर वो शुक्रिया भी अदा करते हैं लॉयर का। तो लॉयर जो होता है वो कहता है कि अब मुझे आपको फ़ीस भी अदा करें। तो उसको फ़ीस अदा करने के लिए जो बसैनियों की जो रिंग होती है वो उसको कहा जाता है कि तुम अपनी रिंग दे दो, लेकिन वो बेचारा नहीं दे रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर अभी न्यू उसको मिली होती है। एटलीस्ट फिर उसको सब लोगों के कहने पे उसको फिर देनी पड़ती है। तो एक्ट 5 में क्या होता है कि पता चल जाता है कि जो लॉयर था वो पोर्शिया था और जो असिस्टेंट था वो नैरिसा थी। और अब वो दोनों जो हैं रिवील हो जाती हैं और फिर उसको तंग करने के लिए वो उसको पूछती हैं कि वो सॉरी उससे पहले वो उनसे कहती हैं कि तुम्हारी रिंग्स किधर है, तुम दोनों लगता है अपनी रिंग्स जो है ना वो गुम कर दी हैं या किसी और औरतों को दे दी हैं, इस तरह करके। तो वो बेचारे फिर मजबूरन उनको बताते हैं किस तरह से हमने तो लॉयर्स को दे दी हैं। तो फिर वो बताती है कि हम वही वाले लॉयर्स हैं और फिर उनको जो रिंग्स होती हैं उनको वापस मिल जाती हैं, जहाँ पर इसकी हैप्पी एंडिंग जो है वो हो जाती है। तो जिसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए वो उस प्ले को हम कॉमेडी कहते हैं। तो जैसे हमने विंटर्स टेल में पढ़ा था उसमें ट्रेजिक भी था बहुत, उसमें मतलब उसमें एक दुख भरी दास्तान वो थी उनकी सारी, लेकिन एटलीस्ट जो थे वो फिर हैप्पी एंडिंग हो गई थी, सब लोग मिल गए थे। उसका सिर्फ एक बेटा जो था उसकी डेथ हुई थी, तो लिहाजा जो विंटर्स टेल है वो ट्रेजाई कॉमेडी है, ठीक है। तो अब 3 कपल जो इसमें बनते हैं वो आप बसैनियो और पोर्शिया का बनता है, जेसिका का लोरेंजो के साथ बनता है। जेसिका जो है ये शायला की बेटी है और जो नैरिसा जो है ये उसकी है सर्वेंट है उसकी पोर्शिया की। तो इसका बनता है ग्रेटिनो के साथ, जो भी इसका नाम था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअल मर्चेंट कौन था इसमें। ओके जी, मैकबथ है हमारे पास। तो मैकबथ जो है ये प्ले का भी नाम है और जो हमारा इसमें हीरो है उसका भी यही नाम है। तो इसके जो टाइटल के हवाले से इसको एक बार्ड्स प्ले भी कहा है। बार्ड, आपको पता है कि बार्ड जो है इसका टाइटल था शेक्सपियर का, क्योंकि बार्ड कहते हैं पोइट को, सिंगर को। तो बार्ड्स प्ले इसको कहा जाता था। आमतौर पे जब भी इसका नाम लिखा जाता था तो ये कह पुकारा जाता था बार्ड्स प्ले। और दूसरा इसको स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सारी सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में रखी गई है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कहा जाता है, थ्योरीज ऐसी मिलती हैं कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जब भी जहाँ पर भी मैकबथ का प्ले प्रोड्यूस किया जा रहा था, परफॉर्म किया जा रहा था मैकबथ प्ले, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था। लिहाजा वो लोग क्या करते थे, इसका जो मैकबथ टाइटल है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता था। अब ये जो है ये एक्चुअली किसी एक बुक है उस पर इसको बेस किया गया, वहाँ से इसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। और मैकबथ की ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर याद तो रखने होते हैं हमने, हर कैरेक्टर का जो ज़ाहिर अपना एक रोल होता है। तो मैकबथ जो है ये हमारा हीरो कह लें, प्रोटैगनिस्ट कह लें, जो भी आपको समझ आती है। इसकी वाइफ है इसके साथ जो कि 4 विच के नाम से भी जानी जाती हैं। मैकडफ है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी थोड़ी सी जो शॉर्ट्स हम समरी इसकी देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे 5 एक्ट प्ले जो थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे, उन्हीं पे काम किया जाता था। तो जितने भी आपको शेक्सपियर के प्लेज नज़र आएंगे दे विल होल्ड 5 एक्ट्स ओनली। तो हर एक्ट के अंदर सीन चेंज हो सकते हैं लेकिन एक्ट्स 5 ही हुआ करते थे। इसकी जोग्राफी, अगेन आई हैव स्पेलिंग इन जोग्राफी। जोग्राफी में क्या था, हाँ जी, इसकी जोग्राफी जो है कहाँ पे रखी गई है, मैकबथ जो है या जो इसकी सेटिंग है वो कहाँ पे है कि स्कॉटलैंड है, ठीक है। और कुछ सीन जो हैं आपको इंग्लैंड के भी नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो इसका सारा प्ले है वो स्कॉटलैंड में नज़र आएगा।
अब जब प्ले शुरू होता है तो उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जो मैकबेथ है वो अभी नॉर्वे की जो कुछ लोग थे, जो आर्मी थी, उसको डिफीट करके आ रहा है। यहाँ पे उसको 3 विचेस मिलती हैं। वो इसको 3 टाइटल्स के नाम से प्रोड्यूस करती हैं। थेन ऑफ ग्लेम्स, तो ग्लेम्स का जी अभी इस वक्त ये ग्लेम्स का थेन है, तो वो तो बड़ा खुश होता है कि ठीक है मैं अभी इस वक्त ग्लेम्स का थेन हूँ। नेक्स्ट वो उसको कहते हैं थेन ऑफ कॉडोर, और वो कहते हैं कि कॉडोर का थेन तो कोई और बंदा है, तो मतलब मुझे ये क्यों कह रही हैं। फिर साथ ही वो उसको कहती हैं किंग हियर आफ्टर, यानी कि पूरे जो स्कॉटलैंड का भी तुम किंग बन जाओगे। तो ये बातें वो बड़ा हैरान होता है कि विचेस मुझे क्यों इस तरह से कह रही हैं। साथ ही जो विचेस हैं वो ये भी प्रोनाउंस करती हैं कि मैकटफ से तुमने होशियार रहना है, क्योंकि यानी कि वो जो है कि मैकटफ जो है उससे तुमने अवेयर रहना है, और तुम्हें कोई इंसान जो है कि जो नेचुरली जिसकी बर्थ नहीं हुई होगी वो तुम्हें नहीं मार सकेगा। तो वो बड़ा हैरान होता है कि मतलब हर इंसान जो वो नेचुरली ही पैदा होता है। तो उस टाइम पे ये जो सिचुएशन थोड़ी मतलब ऑकवर्ड समझी जाती थी, लिहाजा इस वजह से इसको समझ नहीं आती इस बात। अब यहाँ जब प्ले शुरू होता है तो मैकबेथ और जो बैंको है जो हैं ये वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक आर्मी जो थी, इनके जो दुश्मन थे उनको हराया होता है। जब जैसे प्ले शुरू होता है ना, हमें ओथेलो का तो बताया जाता है कि वो हरा के आ रहा है जैसे सब कुछ, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोग भी वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में इनको जंगल में 3 विचेस मिलती हैं, जो कि इनको ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है, विचेस इसको कहती क्या हैं वो अलग से मैंने आपको बता दिया, वो सब कुछ इसको विचेस कहती हैं। तो ये उनको एज जोक समझता है, लेकिन जब ये वापस आता है तो वापस आके इसको पता चलता है कि जो कॉडोर का जो थेन था उसने गद्दारी की है, वो दुश्मन के साथ मिला हुआ था। लिहाजा अब जो मैकबेथ हैं इसको थेन बना दिया जाएगा कॉडोर का भी। तो अब ये बड़ा हैरान होता है कि इनकी जो फर्स्ट प्रोफेसी तो उन्होंने ठीक कही थी कि मैं थेन हूँ ग्लेम्स का, तो अब सेकंड जो थी मैं कॉडोर का भी बन गया हूँ, तो पक्की बात है कि फिर मैं आने वाले टाइम में स्कॉटलैंड का भी किंग बनने वाला हूँ। तो अब इसी दौरान जो है जो डंकन होता है वो इसको कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे घर गुजारूंगा। सेलिब्रेशन हो रही होती है ना, तो कहता है कि आज जो है मैं तुम्हारा घर विजिट करूंगा। तो ये अपनी वाइफ को कहता है कि आज जो राजा है वो हमारे घर, जो किंग है वो हमारे घर आ रहा है, सारे घर की अरेंजमेंट करनी है। साथ में उसको जो विचेस ने कहा होता है वो भी अपनी बीवी को एक लेटर में लिख के सारा कुछ भेज देते हैं, और उसकी बीवी को पता होता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा मतलब लो किस्म का बंदा है, वो इस तरह के बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। तो उसके आने तक ये सारी प्लानिंग कर चुकी होती है कि जब ये हमारे घर आएगा बादशाह तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैकबेथ जो है सॉरी जो डंकन किंग है जब इनके घर आता है तो उसको उसकी वाइफ जो है वो ट्रिक के साथ, यानी कि ट्रिक ये करती है कि जो उनके गार्ड्स होते हैं उनको वो शराब में कोई इस तरह से नींदावर गोलियां मिला देती है, और वो बेचारे जो हैं वो नहीं उनको पता चलता, ये जाती है और ख़ुद जो है ये उसको मैकबेथ जो है वो उसको मार देता है। और फिर ये जो इसकी बीवी होती है अपने हाथों के साथ जो है उसका सारा ब्लड साफ़ करती है जो ज़मीन पे गिरा होता है। तो फिर ये जो ब्लड हाथों से साफ़ करती है ये बाद में इसके लिए गिल्ट बनने वाला है। तो फिर एटलीस्ट होता है उस टाइम पे जब उसके जो 2 बेटे होते हैं डंकन के, वो जब आते हैं तो वो देखते हैं तो उनको लगता है कि ये ना हो कि कोई जो है हमारे मतलब हमें कहे कि इन्होंने अपने बाप को मारा है। तो लिहाजा ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, वो महल के जहाँ पे ये सारा मर्डर हुआ होता है वहीं से जो बाहर से भाग जाते हैं कि हमारा नाम ना आए इसमें। तो उस दौरान जो उस दौरान एक और काम जो करता है ना मैकबेथ, वो क्या करता है कि जब ये सारा सुबह के टाइम ये सारा मतलब खुलता है राज के बादशाह मर गया इस तरह से, तो उस दौरान जो मैकबेथ होता है वो गुस्से में ना, उसको पता था कि जो गार्ड्स हैं वो कभी ना कभी राज खोल सकते हैं, तो वो उन दोनों को मार देता है कि इनका कसूर है, नाम लगा के ना कि इनका कसूर है, उनको मार देता है। तो उसके बाद फिर इसको बादशाह बना दिया जाता है, और उसके जो बेटे हैं दोनों वो बादशाह के वो चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैकबेथ है उसको लगता है कि जो विचेस हैं उनकी तीनों प्रोफेसीज तो ठीक साबित हो गई हैं, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जो बैंको है इसकी फैमिली में से कोई ना कोई जो बंदा है वो तुम्हारे बाद बादशाह बनेगा। अब इसको ये था कि बैंको जो है इसको भी मार दिया जाए और उसकी पूरी फैमिली को भी मार दिया जाए। अब ये क्या करता है कि बैंको जो है इसको तो मरवा दिया जाता है, लेकिन जिसका बेटा होता है वो बच जाता है। और अब वहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है, उस पार्टी में इसको मतलब भूत वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है इसने 2 मर्डर किए थे, सॉरी इसको डंकन का भूत नज़र आता है, उसकी जो रूह होती है वो इसको नज़र आती है। तो लोगों को इस पर पहले शक था कि यही मर्डरर है। अब उनका शक जो है वो यकीन में बदलना शुरू हो जाता है, और इस दौरान फिर पता चलता है कि जो कौन था ये बंदा,
बैंको जो है वो भी मर गया है। अब लोग जो हैं उस पर ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब ये पावरफुल हो चुका था, लिहाजा कोई भी जो है इसको डिफीट नहीं कर सकता है, कोई भी इसको आवाज़ नहीं उठा सकता। अब ये जो है अब जाता है दोबारा विचेस के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो विचेस इसको यही कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैकडफ से होशियार रहो। और दोबारा से कहती हैं कि कोई नेचुरली बॉर्न ह्यूमन जो है वो तुम्हें कत्ल नहीं कर पाएगा। तो और जब तक जो जंगल हैं स्कॉटलैंड के वो खुद चलना शुरू ना कर दें। तो कहता है ये दोनों बातें इम्पॉसिबल हैं, तो लिहाजा मुझे कोई भी कत्ल नहीं कर सकता। अब उस दौरान क्या होता है कि मैकबथ जो है ये अब हुकूमत कर रहा है, थोड़ा असर गुजरता, बहुत ज़्यादा देर तक इसने हुकूमत नहीं की, सालों साल नहीं करता, ये सब कुछ बड़ी जल्दी हो रहा है। तो अब जो इसकी वाइफ है लेडी मैकबथ है, उसका नाम नहीं बताया गया है, वो लेडी मैकबथ के नाम से ही जानी जाती है पूरे प्ले में। अब जो है उसने अपने हाथों से चूँकि उसका ब्लड साफ किया था और अपने हस्बैंड को उकसाती भी रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाह रहा था। अब ये जो इसकी वाइफ है इसको इतना मतलब ये इसको हाथों को हर वक्त धोती रहती है और इसको लगता है कि इसके हाथों पे खून लगा हुआ है जो कभी भी साफ़ नहीं होता, बार बार धोती है और इन चक्रों में ये जो होती है ये फिर मर जाती हैं। अब एटलीस्ट जो है फाइनल बैटल हमारी आ जाती है। मैकबथ जो है वो अपने कैसल में होता है, तो इसको यानी कि लेकिन जो बाकी जो दो मैकडफ और मैल्कम जो हैं, मैकडफ जो है मैल्कम जो है जिसका बेटा है डंकन का, राजा डंकन का, और ये चाहता है कि ये भी क्या करे अपने बाप का बदला ले। तो अब ये जो है ये मैकबथ जो है ये अपने कैसल में होता है, सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन ये बड़ा मुतमिन होता है कि मैं किसी मतलब कोई इंसान मुझे मार नहीं सकता है और ना ही कभी जो जंगलात हैं ये चल के मेरी तरफ आ सकते हैं। अब जो मैल्कम और जो मैकडफ हैं ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम ज़ाहिर है केसल ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, हम लोग डायरेक्ट तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। लिहाजा अब ये क्या करते हैं कि जो वहाँ पे जंगलात होते हैं, जो वहाँ पे दरख्त होते हैं, उनको उतारते हैं, पत्ते उतारते हैं, टहनियाँ वगैरह उतारते हैं और अपने आगे कर लेते हैं। और तो ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा आर्मी होती है उनकी, दोनों ज़ाहिर आर्मीज़ होती हैं, तो वो उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पे जंगल जो है वो खुद ही चल के आ रहा है। तो एक प्रोफेसी तो उसकी ठीक हो जाती है कि जंगल खुद चल के आ रहा है, लेकिन उनकी जो विचेस होती हैं उनकी भी एक प्रोफेसी रहती है कि कोई जो नेचुरली बॉर्न जो है तुम्हें वो नहीं मार सकता है। तो अब ये जब मैकडफ जो है उसके सामने जाता है तो वो उसको कहता है कि जो मैकबथ होता है, मतलब ये बड़ा मज़े का वैसे मुझे लगता है कि उसको कहता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है क्योंकि नेचुरली बॉर्न तो कोई इंसान नहीं होता। तो उसको बताता है कि आई एम नॉट टॉर्चरली बोर्ड बट आई हैव सी केस, तो इस तरह करके उसको बताता है। तो फिर वो उसको मार देता है। तो उस टाइम पे ये जो था मतलब कंडीशन थोड़ी और तरह की होती थी। तो अब यहाँ पे जो है ये प्ले जो है ये ख़त्म हो जाता है और जो मैकडफ है ये एटलीस्ट फिर किंग बन जाता है। अब इसमें जो थीम्स हम देखेंगे इसमें अपीयरेंस एंड रियलिटी है, सुपर नेचुरल है और एम्बिशन, ये सारी थीम्स इसमें नज़र आएंगी। तो थीम्स को मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है ताकि आप जब प्ले को गो थ्रू कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि इसमें कौन कौन सी थीम्स पॉसिबल थीम्स इसमें आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जो विचेज़ हैं वो कितनी दफ़ा मैकबथ के पास आती हैं या अपीयर होती हैं। तो दे आर 4 times। एंड व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ लेडी मैकबथ एंड ही हैज़ नो नेम। उसका सिर्फ जो नेम टाइटल है वो ही बुलाया जाता है, लेडी मैकबथ के नाम से उसको बुलाया जाता है। तो 3 विचेज़ जो हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको वेड सिस्टर्स या वे वार्ड सिस्टर्स भी कहा जाता है। उनके अलग अलग से नाम जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, लूना है, फोइब है, सेलिना है, सेलिन जो हैं। तो लेकिन आम तौर पे वो सारी मिलकर ही काम कर रही होती हैं। अब द 12th नाइट है, 12th नाइट जो है ये भी एक अच्छा प्ले है। ये जो एंड वाले 3 प्ले हैं ये ये जो 12th नाइट और द मर्चेंट ऑफ वीनस, ये बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये भी एक अच्छा प्ले है। एलिरिया एक शोर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लड़की जो है वो मतलब 2 बहन भाई जा रहे होते हैं, तो उनका शिप रैक हो जाता है और वहाँ पे ये जो हैं ये आते हैं, गिरते हैं वहाँ पे। तो अब ये जो लड़की है इसको जब आँख खुलती है लड़की की, तो वियोला इसका नाम है, यही लड़की है जो आगे जाके अपना डिस्गाइज करेगी और सेबेस्टियन के नाम से भी जानी जाएगी। अब ये क्या करती है कि वहाँ पे जब इसको होश आती है तो देखती है कि एक अननोन जगह पे ये पड़ी हुई है। तो ये फिर क्या करती है, अब ज़ाहिर सर्वाइव करने के लिए इसको पैसा चाहिए। ये वहाँ पे हालात वगैरह देखती है तो ये फिर क्या करती है, अब डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को एक लड़के के रूप में, सेबेस्टियन अपना ये नाम रखती है। अब यहाँ पे जब ये उसमें जाती है, सिटी में जाती है,
तो वहाँ पे इसको अच्छा जी, अब ये सिटी में जाती है और वहाँ पे इसको लेके जाया जाता है बादशाह के पास, जो इनका किंग होता है, किंग नहीं होता एक्चुअली, इनका वो होता है, हाँ जी, ड्यूक है इनका, ओरसिनो जो है। तो ओरसिनो जो है इसके पास इसको लेकर जाते हैं। तो ओरसिनो जो है वो समझता है कि जो लड़की है, यानी जो लड़का होता है, अरसिनो जो लड़की है, ओलिविया जो है, ये सॉरी ओलिविया इसकी बिलव्ड है, जिसको ओरसिनो इंटरेस्टेड है। लेकिन उस ओलिविया जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसको मैसेज वगैरह भी भिजवा चुका है, लेकिन जो उसकी बात का पॉजिटिव जवाब नहीं देती है, क्योंकि रिसेंटली उसके भाई की डेथ हुई है। तो लिहाजा वो अब रिसेंटली नहीं, 7 ईयर से सॉरी उसके भाई की डेथ हो चुकी है, तो लिहाजा वो अभी तक उसी सदमे में है। तो यहाँ पे एंट्री जो होती है वो हमारी हीरोइन की होती है। तो अब यहाँ पे जो दोनों के नाम सेम है, मुझे इन दोनों के नाम भूल जाते हैं। वियोला हमारी हीरोइन है और ओलिविया वो लड़की है जिसको ड्यूक जो है इंटरेस्टेड है जिसमें। अब जो वियोला जो है ये अब रूप चेंज करके आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको ओरसिनो के पास ले जाते हैं। तो जो वियोला है वो, उसको तो पता है मैं लड़की हूँ, लिहाजा वो इंटरेस्टेड हो जाती है ड्यूक में। फिर अब जो है ओलिविया जो है ये इसको, ओलिविया जो है वो अपना जो उसका मतलब लव होता है वियोला के लिए, तो वो मतलब उसको वो तो लड़के के रूप में देख रही है, तो वो अब वियोला में इंटरेस्टेड हो जाती है। ओलिविया जो है पहले ड्यूक में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब वो वियोला में इंटरेस्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पे उसी दौरान जो है उसका जो भाई है लड़की का, वो भी आ जाता है, लेकिन वो अपने एक और, यानी कि वो तो ज़ाहिर अपने असली रूप में आया हुआ है। तो वो कसेरियो के नाम से वो ज़ाहिर है, कसेरियो उसके भाई का नाम है। अब जो कसेरियो है वो पसंद कर रहा है, वो अभी किसी को नहीं पसंद कर रहा, लेकिन जहाँ पे जो एंड्रियो है उसके साथ, वो कैप्टन है जो जिसने इसकी कसेरियो की हेल्प की है, उसको बचाता है। तो यहाँ पे जो कसेरियो है, सॉरी कहानियाँ सुनाने में मुझे समझ नहीं आती, मैं कैसे सुनाऊँ पता नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब आई एम नॉट गुड इन टेलिंग स्टोरीज़, पता नहीं क्यों मुझे स्टोरी सुनाते वक्त भूल जाती हैं। तो खैर शॉर्टकट में ये होता है कि एटलीस्ट जो है ना, इनका मैंने एक ट्रायंगल वो लिया था मैंने, ताकि आपको समझ आ रही है बात की। तो ओलिविया जो है वो इंटरेस्टेड है ओरसिनो में, ओरसिनो जो है वो वियोला में इंटरेस्टेड है, और वियोला जो है इंटरेस्टेड है ओलिविया में। तो ये सब लोग जो है ना, सॉरी वियोला जो है वो इंटरेस्टेड है ओरसिनो में, ओरसिनो जो है वो ओलिविया में है, और ओलिविया जो है वो वियोला में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ओलिविया को नहीं पता कि वियोला जो है ये एक लड़की है। तो अब जब इसका भाई आता है ना शोर पे, ज़ाहिर है इसका भाई भी बच गया, वियोला को ये है कि मेरा भाई मर चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो बच चुका है। तो एंड्रियो जो है वो उसको बचाता है, उसकी हेल्प करता है, सॉरी आई थिंक एंटोनियो उसको बचाता है। अब यहाँ पे जो ओलिविया जो है वो तो ऑलरेडी यानी कि वियोला जो है इसको इसमें इंटरेस्ट हो चुकी है। अब इसका जो भाई आता है, तो किसैरियो जो उसका भाई है, वो दोनों वियोला और किसैरियो दोनों मतलब ट्विन्स हैं, और दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है, इतनी ज़्यादा मिलती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वियोला कौन सी है और किसैरियो कौन सा है, यानी कि जब ये सब स्टेन के रूप में होती है। उसके बाद फिर एटलीस्ट फिर ये होता है जी कि इन सब के आपस में जो कपल्स हैं वो सेट हो जाते हैं। सब्सटेन जो है वो ओलिविया के साथ सेट हो जाता है, क्योंकि ओलिविया जो है वो उसका जो रूप था, ये वाला वियोला का सब्सटेन वाला जो रूप था वो उसमें इंटरेस्टेड थी, लिहाजा वो जो है उनकी आपस में कपल बन जाता है। और उसके बाद ओरसिनो और वियोला का बन जाता है, टॉबी और मारिया का बन जाता है। शेक्सपियर के सोनेट्स जो है ना, ये पीपीएससी के पेपर के वाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है इसका इंटरव्यू के लिए ना वो पूछ लेते होते हैं अक्सर। आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा, इसके जो सोनेट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो कितने हैं, और इसके बारे में एक शॉर्ट से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक आपको पहले से ही पता होंगे कि पहले जो था ये एक फेरजूत के नाम से किसी को अपने जो सोनर से उसमें वो मुखातिब करता रहा, फिर बाद में डार्क लेडी के नाम से। तो इसके जो सोनर्स हैं वो भी मतलब बड़े अच्छे हैं, बड़े बेहतरीन हैं सोनर्स भी इसके, और मतलब मज़ा आता है इसको पढ़ के भी, लेकिन जिसके जो ड्रामा है वो भी बेहतरीन है। अच्छा जी, अब इस टाइम पे एक स्कूल ऑफ स्पेंसर था, स्कूल ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर आपको पता है कि हमारा जो है एक
वो है फेरी कोइन जिसकी हमने पढ़ी थी, वो बंदा है ये। तो उस टाइम पे ड्रामा और पोइट्री जो थी वो चर्च से निकला था, तो अब जिनको कोई एक प्रॉपर वे नहीं मिल रहा था, लिहाजा उस टाइम पे जिन लोगों ने अपनी एक थिंकिंग के साथ पोइट्री शुरू की थी, लोग उसी को फॉलो करना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक ग्रुप आता है, एक लोगों का ट्रेंड आता है, उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ स्पेंसर। इसमें कुछ लोग जो इनिशियल स्टेजेस पे हमें कुछ लोग नज़र आए थे, उसमें ये है जी हमारे पास उसमें डब्ल्यू ब्राउन है और जॉर्ज विदर है, विलियम ड्रमंड है। इन सब के जो पीपीएस इनके बारे में कुछ नहीं पूछता हमसे। तो मिल्टन, बायरन और शैले और कीट्स के नाम बड़े ज़्यादा इसमें आते हैं कि ये भी जो थे स्कूल ऑफ स्पेंसर से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो स्टाइल था स्पेंसर का, उसी स्टाइल में इन लोगों ने पोइट्री की थी। ठीक है, अब इसकी जो पोइट्री थी उसका क्या स्टाइल था वो एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ये जो था मेलोडीज में बड़ी चूज़ की, यानी कि एक रिदम बड़ा अच्छा होता था उसमें। उसके अलावा जो इमेजिनेशन बड़ी कमाल की करता था। अभी जो हम मिल्टन की पोइट्री पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, जब फेरी कोइन आप लोगों ने वो शॉर्ट सी पढ़ी थी, तो उसमें मतलब वो एक इमेजिनेशन बड़ी ज़बरदस्त करता है कि वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर इसमें नाइट्स थे और ड्रैगन आता है, बीस्ट आता है, उसमें विचेस आती हैं। अगर आपने इसकी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ी हो टेक्स्ट इसकी फेरी कोइन की, तो आप इतनी ज़बरदस्त उसने जो जगह होती है ना, उनकी इमेजिनेशन बड़ी प्यारी की थी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि आबे हयात का वो उस तरह इसमें फेरी कोइन में भी इसने भी दिखाया हुआ है। तो जो लोगों ने बड़ा पसंद किया था कि ऐसे ज़बरदस्त पोइट्री लोग इसने की है, तो लोग जो थे वो भी इसको कॉपी करना शुरू हो गए थे। जिन लोगों ने इस स्टाइल को कॉपी किया था, दे आर इंक्लूडेड इन स्कूल ऑफ स्पेंसर। अब इसमें जो लेट रेनेसांस शुरू हो जाता है, स्कूल ऑफ स्पेंसर जो है ये एलिज़ाबेथन एज में भी काउंट किया जाता है। अब लेट रेनेसांस जो है इसको सेकंड रेनेसांस कहा जाता है। लेट रेनेसांस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक फ़्लो था ड्रामाटिस्ट का, या जो पोइट्स थे उनका फ़्लो जो था वो अब एलिज़ाबेथ के बाद काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि मुल्क में अनाकी बड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से जो लोग थे ना, अब वो मतलब फैले हुए थे। तो लिहाजा इसको लेट रेनेसांस भी कहा जाता है। सेकंड रेनेसांस इसलिए भी कहा जाता है कि जैकोबियन के बाद कैरोलाइन और प्यूरिटन एज में लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए थे, और लोग जो थे वो अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस वजह से इसको सेकंड रेनेसांस भी कहा जाता है। जैकोबियन एरा जो है ये 1603 से 1625 तक जाएगा। 1603 में जो था जेम्स वन जो है वो उसको असैसिनेट किया गया था, सॉरी उसको कॉर्नेशन की गई थी, और 1625 में उसकी डेथ हो गई थी। अब जेम्स वन इन इंग्लैंड एंड जेम्स 6 इन स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है। वन इसलिए क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड की हिस्ट्री में कोई भी जो था वो किंग जेम के नाम से नहीं आया है, लेकिन स्कॉटलैंड में इसका जो था छठा इसके साथ इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो बाप था वो जेम 5 था और ये जो है जेम 6 है। अब ये सोचने वाली बात है कि इसको स्कॉटलैंड से क्यों बुलाया गया हुकूमत करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या था कि जो आपको पता है कि जो एलिज़ाबेथ है उसने शादी नहीं की थी, स्पेंस्टर थी। तो लिहाजा कोई इनको वारिस तो चाहिए था, तो लिहाजा जो सबसे करीबी रिश्तेदार उनको नज़र आ रहा था, और भी थे इसके अलावा भी थे, लेकिन भाग दौड़ करके उन्होंने जेम को ही पकड़ लिया तो चलो तुम यहाँ पे आके बादशाह बन जाओ। अब ये जो जेम है ये कौन है? जो हेनरी 8 है, एलिज़ाबेथ का जो बाप है। हेनरी 8 की जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई थी स्कॉटलैंड के किंग जेम 5 से। ऐसे जो उसका जो बेटा था जेम 6, यहाँ पे आके वो जेम 1 बन गया, उसको बुलाया गया। तो यहाँ पे आके भी उसने अपनी जो हुकूमत शुरू की, और जो वो है ट्यूडर डिनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है एलिज़ाबेथ के साथ। अब जो जेम 1 है, ज़ाहिर जो डिनेस्टी है वो फादर के नाम के साथ काउंट की जाती है। अब जो जेम जो है ये स्टॉट फैमिली से था, स्टॉट डिनास्टी था, स्टॉट इसकी जो थी ना वो सरनेम था, तो वहाँ से इसको लाया गया था। और इसने जो काम किया था वो ये कि किंग ने एक बाइबल जो थी उसकी ट्रांसलेशन की थी ऑफिशियली। इससे पहले हमने पढ़ा कि टाइंडल ने भी की थी, उसके अलावा वाइक्लिफ ने भी की थी, लेकिन जो इसकी बाइबल है ये ऑफिशियली थी। उससे पहले वो लोग खुद ही कर रहे थे, प्राइवेट तौर पे कर रहे थे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो थी ट्रांसलेशन इशू नहीं की गई थी बाइबल की। तो इस बंदे ने शुरू की थी, और 47 स्कॉलर्स के साथ मिलकर इसने इसको ट्रांसलेट करके 1611 में इसको पब्लिश करवाया गया था।
और इसने काफ़ी एक मतलब एक लेविश लाइफ गुजारा था। 10 सालों में इसने पार्लियामेंट को सिर्फ एक दफ़ा जो है ना वो बुलाया था। तो इसने अब जो उल्टे काम करने शुरू कर दिए थे वो ये थे कि इसने टैक्स जो थे ना वो बड़े ज़्यादा बढ़ा दिए थे। पार्लियामेंट से मशवरा किए बगैर ही इसने टैक्स बड़े बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इसकी जो हुकूमत है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी और लोग जो थे इससे तंग आना शुरू हो गए थे। ये प्रोटेस्टेंट था और इसके ख़िलाफ़ जो है इसके ख़िलाफ़ जो कैथलिस्ट पार्टीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी उसके टाइम पे भी था, लेकिन उसने किसी न किसी तरीके से उनको सेट किया हुआ था। लेकिन अब जब इसका टाइम आया, जेम्स वन का टाइम आया, तो वो लोग जो थे कैथलिस्ट जो थे वो दोबारा से एक्टिव हो गए। वो एक्टिव पहले भी थे लेकिन अब उनको ज़्यादा मौका मिल गया था। लिहाजा इन लोगों ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा ना पार्लियामेंट में इजलास होने जा रहा था 5 नवंबर 1605 को। तो उस ये इससे पहले कई साल पहले से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। गाय फॉकस जो था ये एक बंदा था, इसको बड़ा शौक था कि मैं कैथलिक चर्च के लिए कुछ करूं, तो इसको मौका मिला। ये आई थिंक स्पेन या पता नहीं रशिया गया था, आई थिंक स्पेन ही गया था ये बंदा, कैथलिक जो था उसकी मतलब हिफाजत करने के लिए, या आर्मी में आप समझ रहे जहाद करने के लिए गया था। तो वहीं पे इसको एक बंदा मिला, उसने कहा कि इंग्लैंड में भी काफ़ी हालात ख़राब हैं, यानी कि आपको पता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो डोमिनेंट हुआ था, तो हमें वहाँ पे भी कुछ लोग चाहिए जो कि कैथलिक चर्च की सपोर्ट में हों। तो इसने अपने आप को पेश किया और ये बड़ा खुश था। तो गाय फॉक्स जो है, गाय फॉकस का नाम आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि सब तैयारियाँ मुकम्मल थी और आई थिंक नेक्स्ट डे जो था वो ब्लास्ट होने वाला था। तो जो गाय फॉकस है ये उस जो पार्लियामेंट के नीचे ना, यूँ समझ लें कि एक और यानी कि 2 मंजिला नहीं जैसे होती उस तरह करके ना, ये एक नीचे भी पार्लियामेंट के नीचे भी एक जगह बनी हुई थी। तो वहाँ भी इन्होंने बैरल जो थे, आई थिंक 36 जो बैरल्स थे, यानी कि पाउडर जो होता है, गन पाउडर जो था, वो वहाँ पे उन्होंने स्टोर किया हुआ था। और उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग थे जिन्होंने सुबह इजलास में इकट्ठे होना था, उन सबको इन्होंने उड़ा देना था। लेकिन आज तो कोई नहीं जान सका कि वो लेटर इनको मिला कैसे। जो हुकूमत है, जेम्स वन जो हैं, इन लोगों को एक अननोन बंदे से लेटर मिलता है, कहीं से लेटर मिलता है कि आपके सुबह ये जो सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ ब्लास्ट होने वाला है, लिहाजा अपने आप को संभालें। ये लोग उसी टाइम वहाँ पे जब पार्लियामेंट हाउस के नीचे गए, नीचे वाला एरिया उन्होंने चेक किया, तो जो नीचे आप समझ लें कि एक बिल्डिंग जो थी वहाँ पे स्टोर, डबल स्टोरी होता है ना, नीचे वाला जो सारा एरिया था, वहाँ पे जो गाय फॉकस है ये अपनी लालटेन के साथ मौजूद था और इसके हाथ में बैरल भी था। तो अब ये तो गुंजाइश नहीं बची थी कि अपने को डिफेंड भी ये नहीं कर सकता था। लिहाजा इसको जब बाहर लाया गया तो इसने कहा कि मैं तुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे जो गाय फॉकस है इसको सबसे पहले पकड़ा गया और सबसे लास्ट पे इसको फांसी दी गई। काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया और इसको रखा कहाँ पे गया था, इसको लंदन टावर में रखा गया था। लंदन टावर में इसको रखा गया था। एन बोलेन को भी लंदन टावर में रखा गया था। उसके अलावा जो अर्ल ऑफ सरे था कि हेनरी हॉवर्ड था जिसको असिस्टेंट बना किया गया, तो उसको भी टावर ऑफ लंदन में रखा गया था। ठीक है, तो इसको भी वहीं पे रखा गया, फिर इसको हैंग कर दिया गया था। और आज भी ये जो बोन फायर के नाम से ना 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, ये वाला एक त्यौहार, उसमें गाय फॉकस जो है उसका मुजस्मा जो है उसको जलाया जाता है और इसको गन पाउडर प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम पे कैथलिक जो रिलीजन था वो 2 किस्म का था, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट थे। कैथलिक कौन से लोग थे, वही जो कि किंग को मारना चाहते थे। किंग जो था वो प्रोटेस्टेंट था, किंग प्रोटेस्टेंट था और बाकी लोग जो थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। ठीक है, और हाँ जी, आगे लिटरेचर इसका हम देख लेते हैं। लिटरेचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ड्रामाटिस्ट हैं, दे आर शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ब्योमॉन्ट है, फ्लेचर है, वेबस्टर, ये सारे नाम हैं। उसके बाद जो हमारे पास पोइट्स हैं उसमें सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट नाम आपको मिलेंगे पोइट में, डन, जॉन डन और ड्राइटन। ठीक है, और उसके बाद प्रोज राइटर्स में हमारे पास 4-5 नाम आ जाते हैं। फ्रांसिस बेकन है, वाल्टर रॉलफ है, डैकर है, थॉमस डैकर इसको कहते हैं, रॉबर्ट बर्टन, ये जो नाम थे प्रोज में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो पीपीएससी के लिए याद करना है, इट इज़ ओनली बेकन। ठीक है, तो इस टाइम पे जो लिटरेचर था उसमें कोई ऐसा सच आपको ब्यूटी नहीं नज़र आएगी कि कोई ज़िंदगी की जो रौनक वगैरह होती है ना वो नहीं नज़र आएगी। तो उसके अलावा जो है मेटाफिज़िकल पोइट्स इस टाइम पे उभरे थे। जो जॉन डन के जो फॉलोअर्स थे, दे आर कॉल्ड मेटाफिज़िकल पोइट्स। और ये जो टर्म है मेटाफिज़िकल पोइट्स, इन लोगों ने खुद अपने लिए नहीं यूज़ की थी, बल्कि जो बेंजामिन जॉनसन है आने वाले टाइम में उसने इनके लिए ये जो टर्म है इस्तेमाल की थी। ठीक है, इनको मेटाफिज़िकल पोइट्स उस बंदे ने कहा था। अब जो इसका जो स्टाइल था जॉन डन का वो क्या था, आप लोगों ने भी अपने सिलेबस में इसकी पोइट्स
पोइट्री पढ़ी होगी, तो इसका जो स्टाइल था उसमें वो ये क्या करता था कि फॉर फेच जो कंसीट्स होते थे ना, वो ये बड़ी यूज़ करता था। यानी कि आप लोगों ने वो उसकी पढ़ी होगी पोइम जो थी ना, उसमें वो कहता है कि हम दोनों कंपसेस की तरह हैं, कि एक उसकी पता कंपस का जो एक सिरा होता है वो हमेशा दरमियान में रखा जाता है और जो पेंसिल होती है उसको घुमाया जाता है, तो उससे जो होता है वो मतलब एक बड़ी हैरानगी वाली जो इसमें थी ना वो सिचुएशन मतलब क्रिएट की थी, और बड़ा मज़ा भी आता है उसको पढ़ के। तो ये ऐसे ऐसे मेटाफिज़िकल कहते हैं कि जो बियॉन्ड टच होती हैं जो चीज़ें, तो इमेजिनेशन इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग की जाती थी और बड़े मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस वजह से जो उसके फॉलोअर्स थे उनको मेटाफिज़िकल पोइट्स कहा जाता है, और उसमें काफ़ी सारे नाम मिलेंगे, लेकिन जो ग्रेटेस्ट नाम है उसमें वो ये आप इसमें 11 नाम है टोटल इसमें, लेकिन जो 4 ग्रेट पोइट्स हैं ना मेटाफिज़िकल के हवाले से, वो ये यहाँ आपके सामने है, ठीक है। जॉर्ज हार्बर्ट है, रिचर्ड क्रॉशा है, एंड्रू मार्वल और हेनरी वोगान है। इसके अलावा भी आपको कुछ नाम मिल जाएंगे, 11 नाम है टोटल, ठीक है। अच्छा, अब जो किंग जेम्स है ये इसका और शेक्सपियर का आपस में कोई रिलेशन था? बिल्कुल था, क्योंकि जो शेक्सपियर की जो कंपनी थी जिसको हम वो कहते हैं क्या उसका नाम था, लॉर्ड, अब उसका नाम मुझे भूल गए, तो उसकी जो वो कंपनी थी वो पैटर्नेज थी पहले एलिज़ाबेथ के दौर में, एलिज़ाबेथ उसकी पैटर्न थी। अब जब जेम्स वन आता है तो इसने उसको पैटर्न कर लिया था, अब ये उसका जो था ना बन गया था, लॉर्ड बन गया था। तो शेक्सपियर जो है उसने किंग जेम्स के अंडर उसने 8 ग्रेट प्लेज लिखे थे, जिनमें से हमारा एक मैकबेथ भी है, ठीक है। अब इस टाइम पर जो थीम्स थी वो इंजस्टिस थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, लोग परेशान थे कि किस सेक्ट को अपनाना चाहिए, आइदर दे शुड गो आफ्टर चलो अब नेटवर्क सा अब उस टाइम पर जो लोग थे वो ये परेशान हो गए थे कि उन्हें कैथलिक की तरफ जाना चाहिए या फिर प्रोटेस्टेंट की तरफ जाना चाहिए। और कुछ लोग जो थे उस टाइम पे कैथलिक अपने आप को शो ऑफ भी नहीं करवाते थे, जैसे जो जॉन डन है वो भी एक कैथलिक था, लेकिन वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करवा सकता था। तो अच्छा, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ना हमारे, इनके ना आप रिलीजियस ज़रूर याद कर लीजिएगा कि वो कौन सा कैथलिक था और कौन सा प्रोटेस्टेंट था, क्योंकि पेपर में पूछ लेते होते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज़ जैकोबियन, ठीक है। जैकोबियन क्योंकि जो जैकब ये आई थिंक लैटिन नेम है, इसको जब इंग्लिश में लाएंगे तो ये जे से जेम्स बन जाएगा। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जेम्स किसको कहना है और कैरोलिन किसको कहना है, तो जेम्स से जैकोबियन से जेम बनेगा, जैकोबियन से जेम बनेगा। और कैरोलाइन से आई थिंक जहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, तो हाँ जी, जे से जैकोबियन से जैम नहीं जेम्स बनेगा, और कैरोलाइन से चार्ल्स से कैरोलाइन बनेगा। आप लोग इसको सेट कर लीजिए अगर मैं उल्टा बोल रही हूँ तो। सी बस आपने सी और जे याद रखना है, ठीक है। अब ये जो हमारा चार्ल्स है ये बेटा था जैकब का, जिसको हम जेम्स भी कह रहे हैं, जो कि अभी 1625 में जिसकी डेथ हो गई है। अब उस बंदे ने, उसका जो बेटा था चार्ल्स उसका नाम था, तो अब वो रोमन कैथोलिक था, ठीक है। पहले जो बंदा था वो, इसका जो बाप था वो प्रोटेस्टेंट था, लेकिन जो चार्ल्स है ये रोमन कैथोलिक था। अब जो रोमन कैथोलिक था तो लोग बड़े कुछ खुश भी हो रहे थे कि चलो बादशाह जब कैथोलिक है तो हम भी जो कैथोलिक लोग हैं उनको भी थोड़ा चलो सपोर्ट होगा। लेकिन इसने क्या किया कि इसने शादी कर ली, एक प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। अब जो लोग थे वहाँ पे जो थे वो परेशान होना शुरू हो गए, इसने कैथोलिक लेडी से शादी की है। तो अब जो प्रोटेस्टेंट थे वो जैन की परेशान हो जाते हैं कि खुद भी कैथोलिक है और उसकी वाइफ भी कैथोलिक है, तो वहाँ पे जो थी ना एक लोगों के दरमियान अनाकी पैदा होना शुरू हो गई थी। अब इसने जो, और एक तो इसने ये काम किया कि एक कैथोलिक लेडी से शादी कर ली, दूसरा काम इसने क्या किया कि जो शिप थे उन पर टैक्स बड़े बढ़ा दिए इसने, इसके बाप ने भी बढ़ाए थे, इसने भी बढ़ा दिए। अब वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे वो 2 किस्म के हो गए थे, स्पेलिंग अगेन गलत हैं, पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं मेरे से। वहाँ पे पॉलिटिशियंस थे जो 2 किस्म के हो गए थे, एक तो पार्लियामेंट लोग थे और एक थे रॉयलिस्ट वो लोग थे जो कि मतलब प्योरली चार्ल्स के साथ थे, और पार्लियामेंट के वो लोग थे जो कि जिनको रॉयलिस्ट जो थे या जिनको बादशाह पसंद नहीं कर रहा था, वो लोग जो थे पार्लियामेंट के लोग कहला रहे थे।
यानी कि जो बादशाह के साथ मिल गए थे वो रॉयलिस्ट कहलाए और जो बादशाह के साथ नहीं मिले थे वो पार्लियामेंट कहलाए। ठीक है, अब इस बादशाह ने क्या किया, ये आगे बड़े मज़े की बात है, इसके बाप ने भी 10 सालों में सिर्फ एक दफ़ा मीटिंग बुलाई थी और इसने उससे भी 2 काम हाथ आगे काम किया। इसने क्या किया कि इसने 11 उसने तो बस मीटिंग नहीं ना की थी, इसने पार्लियामेंट को डिज़ोल्व भी कर दिया था। 11 साल के लिए जो पार्लियामेंट थी ये डिज़ोल्व रही थी। ठीक है, तो ये इसकी जो डेट है ये आप याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसको जब कहा गया कि आप थोड़ा स्टे करें, या इनका असल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बकिंगम के साथ, तो इससे कहा गया कि आप थोड़ा स्टे करें, तो इसने कहा कि नॉट बाय अ सेकंड, कि मैं एक सेकंड के लिए भी इसको अब डिले नहीं कर सकता। और उसने फ़ौरन जो थी असम्बलियाँ तहलील कर दी, जैसे हमारे भी इधर होता है ना। अब क्योंकि ये समझता था कि बादशाह जो होता है वो अल्टीमेट पावर होता है, वो जो चाहे कर सकता है, उसको पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो लिहाजा फिर इसने इसका अंजाम भी देख लिया। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब थिएटर जो थे वो क्लोज़ हो गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। 1642 से 1660 तक थिएटर जो थे वो क्लोज़ रहे थे 18 साल के लिए। तो इसने बंद करवाए थे, जो था जेम्स, सॉरी क्या इसका नाम है, चार्ल्स ने बंद करवाए थे, ताकि मुल्क में जो है पहले आपको पता है कि एक सिविल वॉर की कंडीशन रहती थी, तो जो है वो लोगों को थोड़ा सेट रखने के लिए इसने वो बंद करवा दिए थे। लेकिन बाद में जब क्रोमवेल लाया तो उसने भी इनको ओपन नहीं करवाया था। एटलीस्ट फिर जब 1660 में जब नेक्स्ट बादशाह आया था, रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हुआ था, तब ये थिएटर जो थे ओपन किए गए थे। ठीक है, अब इस लिहाजा इस टाइम पे आपको ग्रेट ड्रामाटिस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब सिविल वार जो थी, इसको सिविल वार्स को इकट्ठा जब हम बोलते हैं तो 1642 से 1651 तक ही कहा जाता है। लेकिन अगर इसको प्रिसाइसली कहें तो ये 1642 से 1646 तक 4 साल जंग रही। उसके बाद फिर ये सेकंड जंग हुई थी 1648 में। इनके ये नहीं था कि ये ऑल टाइम इतने सालों में ये यानी कि 9 साल तक ये लड़ते नहीं रहे थे, दरमियान में स्टे भी हो रहे थे। और जो थर्ड लास्ट जो थी वो हुई थी 1650 से 1651 के दरमियान। अब यहाँ पे जो है हमारा जो चार्ल्स हैं उसको असिसिनेट कर दिया गया था 1649 में। ठीक है, तो लोग जो थे उन्होंने पकड़ के उसको हैंग कर दिया था। तो लिहाजा उसने मतलब ज़्यादा ही काम ख़राब किए थे, तो ज़ाहिर है उसका नतीजा भी ख़राब होना था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब उसको असिसिनेट किया गया था तो उस दौरान जो था यानी कि हुकूमत संभालने के लिए कोई भी नहीं था। तो उससे हमारी जो नेक्स्ट एज बनेगी, जिसको हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं, उसको कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अब जो सन्स ऑफ बेन हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उस टाइम पे एसएच पोइट्री या ड्रामा जो था वो अपनी इस फॉर्म में नहीं था जिस तरह आज हमें नज़र आता है। लिहाजा उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि जो मतलब एक ग्रेट पोइट होता था या ग्रेट ड्रामाटिस्ट तो है नहीं, पोइट्स जो हैं वो उनको ज़्यादातर लोगों ने फॉलो की है। तो जी सेकंड स्कूल हमारे पास आया था, दैट इज़ कॉल्ड सन्स ऑफ बेन। अब बेंजामिन जॉनसन जो है इसका जो वो था स्कूल, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया था वो सन्स ऑफ बेन कहलाते हैं। इसको आई थिंक ट्राइब ऑफ बेन भी कहा जाता है, ट्राइब। तो जो टर्म इन्होंने ली थी, आई थिंक बाइबल से ये टर्म इन्होंने ली थी। ठीक है, सन्स ऑफ बेन। तो उसमें भी बिन्यामीन जो है ना, बेंजामिन उनको कहा जाता है इंग्लिश में, तो उन्हीं की जो ये टर्म जो थी इन्होंने अडॉप्ट की थी। अब ये इसके जो फॉलोअर्स हैं इनके नाम मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कुछ राइटर्स हैं इनके मैंने सारे राइटर्स यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो अच्छा एक एज हमारी रह गई है, उसकी स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई थी। कैविलियर पोइट्स और इसमें राउंड हेडेड पोइट्स होते हैं। कैविलियर पोइट्स वो पोइट्स हैं जिन्होंने कि बादशाह का साथ दिया था, उनको कैविलियर पोइट्स कहा जाता है। इन सब की लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, आप लोग खुद बनाएंगे। कैविलियर पोइट्स और राउंड हेडेड, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। राउंड हेडेड और कैविलियर पोइट्स जो थे ऑपोजिट थे। अब जो कैविलियर पोइट्स हैं, कैविलियर का असल मतलब होता है घुड़सवार। ठीक है, यानी कि हॉर्स राइडर जो होता है उसको कैविलियर कहा जाता है। तो उस टाइम पे आपको पता है कि जो आर्मी होती थी उसका जो उन्होंने घोड़ों पे ज़ाहिर सवारी करनी होती थी, तो लिहाजा उनको कैविलियर कहा जाता था। दूसरी टर्म जो है इसलिए भी यूज़ की जाती है उन पोइट्स के लिए जिनकी पोइट्री थोड़ी रफ़ होती थी, यानी कि उसमें रोमांटिसिज्म का एलिमेंट थोड़ा कम मिलता था। दे आर कॉल्ड कैविलियर पोइट्स। तो इनके नाम कैविलियर पोइट्स के नाम और राउंड हेडेड पोइट्स के नाम जो हैं जो आप लोगों ने शामिल करने हैं। और आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन टू ऐड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्यूरिटन पीरियड है वो आई थिंक मैंने उसकी स्लाइड शामिल नहीं की हैं। तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसका फिर आपको ज़बानी बता देती हूँ, फिर उसकी स्लाइड मैं बना के आपको भेज दूँगी।
तो पैराडाइज लॉस्ट जो है इसकी बुक 1 और बुक 9 जो है जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, तो ये आप सब लोगों ने पढ़ी हुई होगी बुक 1 एंड बुक 9 जो है इसके बारे में। तो इसके बारे में वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन लोगों ने बील्ज़बब कौन है, या उसको कौन सा गॉड बनाया गया था, लूसीफर कौन है, वो कितने दिन फायर में पड़े रहे थे, फिर एटलीस्ट वो उठे कैसे थे, किसने उठाया था, इस तरह की जो स्पीचेस कितनी हैं सैटर्न की, और इसमें हीरो कौन है, इस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट के हवाले से। इनके शॉर्ट सी समरी तो हर बंदे को पता है। ये जॉन मिल्टन ने ये पोइम लिखी क्यों थी, ये एक ग्रेट एपिक मानी जाती है, और इसने ये लिखी क्यों थी, इसने ये लिखी थी कि ताकि उस टाइम पे जो लोग हैं वो समझ रहे थे कि इंसान के साथ गलत हुआ है, अल्लाह ताला ने जो इंसान को मतलब ज़मीन पर उतारा है, जैसे कुछ आज के भी बड़े लोग कहते हैं कि इसमें अगर हम इंसान है या हमें जहन्नुम में फेंका जाएगा तो हमारा क्या कसूर है, ये सारी बातें। तो उसने अल्लाह ताला के साथ जो थी इंसान की जो एक रास्ता हमवार करने के लिए इसने ये पोइम लिखी थी। और लेकिन इसकी जो डिक्शन है ना, जो इसकी वोकैबुलरी इसने यूज़ की है, जो इसने ग्रामर यूज़ की है, बहुत से लोगों के नज़दीक इसने इंग्लिश लैंग्वेज को तबाह करके रख दी है, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी के साथ जो था ना, अपनी मर्ज़ी से इसने वर्ड्स वगैरह यूज़ किए थे, फ्रेजेस यूज़ की थी। तो बहुत से लोग जो हैं इसकी पैराडाइज लॉस्ट का थीम तो अच्छा मानते हैं, लेकिन जो इसका स्टाइल था लिखने का वो उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका स्टाइल ही पसंद है। ठीक है, तो दोनों किस्म के लोग पैराडाइज लॉस्ट के हवाले से पाए जाते हैं। इसकी बहुत डिटेल में आपने नहीं जाना, क्योंकि जितनी डिटेल आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वो काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, तो बुक 1 एंड 9 की एक दफ़ा शॉर्ट से समरी देख लीजिएगा, इसमें दोनों में हुआ क्या था। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे याद बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैंने आपकी प्यूरिटन एज भी शामिल करनी थी, तो अभी मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए। ठीक है, तो प्यूरिटन एज जो है ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको वॉइस भी इंशाल्लाह भेज दूँगी। तो हाँ जी, अब प्यूरिटन एज में क्या हुआ था कि हमारा जो जेम्स बन है उसका बेटा था चार्ल्स, तो चार्ल्स को एसिसिनेट कर दिया गया, उसको बिहेडेड कर दिया गया, उसको हैंग कर दिया गया। अब जो आपने चार्ल्स 1 के हवाले से याद रखना है वो ये है कि चार्ल्स 1 इज़ द ओनली किंग दैट वाज इन इंग्लैंड हिस्ट्री दैट वाज बिहेडेड। अभी तक इंग्लैंड की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा किंग नहीं आया, ना उससे पहले और ना उसके बाद, जिसको कि हैंग किया गया हो, एंड चार्ल्स 1 इज़ द ओनली किंग। ठीक है, तो ये जो टाइटल उसके नाम ही जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि पार्लियामेंट जो है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने फिर अपनी जो ज़रूरत है अच्छी तरह से उसको बताई कि हम इम्पोर्टेंट है, हम भी कुछ चीज़ें हैं पार्लियामेंट। अच्छा, प्यूरिटन एज जो है, अब जो बादशाह है उसकी डेथ हो चुकी है, अब मुल्क में कोई भी बादशाह नहीं है, कोई भी किंग नहीं है। तो इस टाइम को कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। जब बादशाह किसी मुल्क में बादशाह ना हो तो उस टाइम पे जो हुकूमत होती है उसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये हुआ कि जो क्रोमवेल था, क्रोमवेल जो बंदा है ये यानी कि प्रोटेस्टेंट था, और इन लोगों ने एक यानी कि इन लोगों ने शुरू ही इसलिए किया था, ये सारा सिस्टम जो था सिविल वॉर वगैरह शुरू ही इसलिए हुई थी कि ये लोग चाह रहे थे कि कैथोलिक जो बादशाह है उसको हटा दिया जाए। ये लोग जो थे ये चाह रहे थे कि जो क्रिश्चियनिटी है, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है ये ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये पहले ठीक था, अब ये ख़राब हो गया, लिहाजा इसको दोबारा से ठीक करके अप्लाई किया जाए इसी चर्च को लेके। तो अब वो लोग जो पहले प्रोटेस्टेंट थे, अब वो लोग प्यूरिटन कहलाए। ठीक है, अब यही प्यूरिटन जो है ये न्यू अमेरिका भी बनाएंगे। जब हम उधर जाएंगे, आई थिंक विक्टोरियन एज में आता है ये, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। न्यू अमेरिका की शॉर्ट हिस्ट्री में बता दूँगी, क्योंकि अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब जो प्यूरिटन्स हैं इनकी हुकूमत आ गई थी, इनको टाइम मिला कि अपनी हुकूमत बनाएं। ठीक है, अब इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपने क्या याद रखना है जी, कि ओलिवर क्रोमवेल जो है वो हेड था पार्लियामेंट का उस टाइम पे, आप समझ लें। तो अब उसने क्या किया कि यानी कि इसको बादशाह बना दिया गया, और इसने जो मुल्क को बेहतर बनाने के लिए इसने काफ़ी सारे काम भी करना शुरू कर दिए, लेकिन इससे इतना अच्छा काम नहीं हो सका था। ठीक है, जो चार्ल्स 2 है उसने उसको अच्छा हाँ, जो है एक चीज़ मुझे बतानी आपको भूल गई है कि जो चार्ल्स 2 है उसका भाई था चार्ल्स 1 का। चार्ल्स 2 जो है उसने थ्रोन के लिए थोड़ी बहुत कोशिशें की, लेकिन उसको हरा दिया गया, और फिर वो जो है वो एग्ज़ाइल कर जाता है, और यहाँ पे जो क्रोमवेल है उसको बादशाह बना दिया जाता है कि अब तुम जो है इस हुकूमत को संभालो। लेकिन वो जो है उसकी डेथ हो जाती है 1998 में, 1958 में, और उसको वेस्टमिंस्टर एबे में दफन भी किया गया था।
जो क्रोमवेल है कहाँ पे दफन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो वेस्टमिंस्टर एबे में दफन है। अब क्या हुआ कि उसका जो बेटा है, क्रोमवेल का बेटा जो था, उसको बनाया गया, लेकिन जो रिचर्ड उसका नाम था, रिचर्ड क्रोमवेल, लेकिन उससे अपने बाप की तरह जो था ये तख्त नहीं संभाला जा रहा था। ज़ाहिर इंग्लैंड था, कुछ छोटी चीज़ तो नहीं है, इतना बड़ा आइलैंड है ये, इसमें बाकी सारे बाकी 3 कंट्रीज़ जो था वो इसमें आते थे। तो अब जो इससे नहीं संभाला जा रहा था, तो फिर एटलीस्ट जो है इसको भी हटा दिया गया, और फिर दोबारा से जो था उसको बुलाया गया चार्ल्स टू को 1660 में। और 1660 में फिर इनकी जो एक नई एज शुरू हुई थी, जिसको हम न्यू क्रेसम भी कहते हैं, जिसको हम रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं। इंशाल्लाह वो हम मंडे से शुरू करेंगे। तो ये जो था प्यूटन एज में था, यानी कि ये सब कुछ शॉर्टकट नहीं हुआ था। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप लोग